हे हाय गाइस, वेलकम बैक। और ये आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं 12th के जो है सब्जेक्ट्स को। 11th के ऑलरेडी आ चुके हैं। आई नो 12th के ही नहीं आ रहे थे, तो अब से 12th के भी आएंगे। और 11th का अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं देखा है तो कोई इशू नहीं है क्योंकि आप 12th में हैं। बट अगर आपने वो वीडियो थोड़ा सा भी देखा होगा तो आपको पता लगा होगा कि आप अपन किस तरीके से लर्निंग कर रहे हैं। आपके 11th और 12th का ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है। यहाँ पर ग्रुप देख सकते हैं आप। इसमें 11th का हिंदी और इंग्लिश अपन दोनों वर्जनों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है अपना। ठीक है, और हिंदी वर्जन अपन ऑलरेडी अपन हिंदी में समझेंगे। और इसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। अगर आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हैं तो वेल अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अपना अगर आप जो बच्चों ने अगर 11th का थोड़ा सा भी वीडियो देखा है तो उनको पता लगा होगा कि अपन कर क्या रहा है। ठीक है, इस बार अपना चैनल मोनेटाइज नहीं है, ये सभी को पता है, तो इसका फीस रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली। अगर आप छोड़कर जाना चाहें जा सकते हैं। जो बच्चे सीरियस हैं उनके लिए ही मैं आपको बात करूँगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कुछ भी हवा में। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज अभी जो मैं शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म में रखता हूँ क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन के वीडियो चलता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर रहता है कि अपना है ना 299 प्राइस का ये कोर्स का प्राइस है। अब यहाँ चाहे आप ऑफर कह लो, ये रक्षाबंधन का या कुछ भी कह लो, बट अभी ना 100 स्टूडेंट्स के लिए ये 150 रुपीज़ में मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, 100 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो ये कोई बहुत रीज़नेबल प्राइस है। और अगर आप चाहें तो एक PDF भी ले सकते हैं 10 रुपये में, जो सिर्फ आपको हिंदी या इंग्लिश में से जिस भी सब्जेक्ट की आप लेना चाहते हैं वही मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप क्लिक करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ से आप ग्रुप पर आप व्हाट्सएप पे आएंगे, वहाँ से आपको प्लान चूज़ करना है और फिर आपको ग्रुप ज्वाइन करा दिया जाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो कहीं नहीं दिखेंगी पूरे यूट्यूब पे। और 12th है तो मे बी आप ऑफलाइन कोचिंग में जो जहाँ पर दे देते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये, ऑब्वियस सी बात है, ये तो नॉर्मल हो चुका है। बट 10,000 तक की फीस जाती है उसका, तो ये 1% भी नहीं है आई थिंक। ठीक है ना, सॉरी, हाँ, 1% ही रहेगा। अगर 10,000 रुपये है तो 150 कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर आप 100 स्टूडेंट्स में से हैं तो, नहीं तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जुलाई है और जुलाई से अपन पूरा फैब तक चलेंगे। और फैब जो मार्च में आपके आई थिंक एग्जाम होंगे, तो वो आपके लिए एक स्ट्रक्चर बेटर रहेगा। इसमें आपको त्रिमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉड्यूल, शेड्यूल सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा सिर्फ 150 रुपीज़ में। और जो एग्जाम के रिलेटेड वीडियो आएंगे वो यहाँ पे नहीं आएंगे, ग्रुप पर से ही आएंगी, अनलिस्टेड होकर आएंगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो आपके लिए बेनिफिट्स है, अगर आप 150 लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं तो करिए। वैसे 11th वाले कर नहीं रहे हैं, सिर्फ अभी तक एक बच्चे ने करा है। 12th वालों के लिए और भी बेनिफिट है क्योंकि आपको बोर्ड्स हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको। तो मैं आपको इतना श्योरिटी दे रहा हूँ कि अपना 80% जो मटेरियल अपने इसी से आएगा और आपको जो है अच्छे मार्क्स जो है लेने में मदद करेगा। उसके बाद अपन फ्यूचर की स्ट्रेटेजी जो भी है वो भी प्लान करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको है ना क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया है ग्रुप सॉरी हमारे व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करना है। वहाँ पे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको पेमेंट के मेथड समझा देगी, जो भी आप यूपीआई वगैरह किसी से भी करना चाहें। फिर अपन इस्टामोजो को अभी करने वाले हैं, तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ग्रुप बता ही दिया है आपको, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये प्राइवेट चैनल है तो मेरे थ्रू जब मैं लिंक सेंड करूँगा तभी आपके पास आएगा। ओके, ठीक है, चलिए ये हो गया। 150 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग अपना है पहला चैप्टर है फसल उत्पादन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे का पशुपालन और अपनी जो कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व सभी आएंगे हिंदी इंग्लिश के। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अध्याय बने, यहाँ पर जल निकास यानी कि ड्रेनेज है। ठीक है, हिंदी वर्जन है ये। ठीक है, और इंग्लिश वर्जन उधर है अपना। ठीक है, तो हाँ, एक और इसमें बेनिफिट है कि 10 रुपये में आप सिर्फ जो सब्जेक्ट जो जिस हिंदी या इंग्लिश दोनों जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ उसी के नोट्स मिलेंगे। और 150 में आपको है दोनों नोट्स एक्सेस करने को मिलेंगे, जैसे कि ग्रुप में ऑलरेडी वीडियो PDF जा चुकी है। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट रहेगा, अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में समझ लीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो वैज्ञानिक नाम है उनके सारे अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तब वैज्ञानिक नाम याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, तो उनकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें अपन एक्सप्लोर करेंगे। चलिए, ठीक है, वास्तुनिष्ठ प्रश्न अपना पहला प्रश्न है कि पृष्ठीय जल निकास की विधि इनमें से नहीं है। पृष्ठीय जल निकास की यहाँ पे स्टोन ड्रेन्स जो है एक विधि नहीं है। आप इन नोट्स को प्रिंट करवा सकते हैं, जो भी आपको लगे नोट्स वगैरह, अपने आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, एंड देन इसके बाद में आता है भूमि से अतिरिक्त जल को कृत्रिम ढंग से बाहर निकालने को कहते हैं, तो जल निकास यहाँ पर कहा जाता है। इसके बाद में जल भराव की अधिक समस्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की नालियाँ बनानी चाहिए। जल अधिक जो जल भराव की अधिक समस्या रहती है, जैसे कि जो सड़कों पर है आजकल पानी भरा रहता है, इंदौर में तो बहुत रहता है भाई, आपके इधर पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर रहता है कटआउट नालियाँ, लघु नालियाँ, स्थायी नालियाँ और पृष्ठीय क्वेरी। तो यहाँ पे स्थायी नालियाँ बनाना एक अच्छा विकल्प। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जल निकास पर प्रभाव डालने वाला प्रमुख कारक है। जल निकास पर यहाँ पर जुताई की विधि, फसल की किस्म, मृदा का प्रकार, उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी विधि भूमिगत जल निकास की सर्वोत्तम विधि है। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पोल ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स और टाइल ड्रेन्स।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद समतल खेत में जल निकास की सर्वोत्तम विधि है। समतल खेत में टाइल यहाँ पर पोल ड्रेन यहाँ पर सर्वोत्तम विधि है, ठीक है। और जल निकास का प्रमुख उद्देश्य किसके बहुमूल्य को निकालना होता है? तो यहाँ पर होता है पानी का। जल निकास का प्रमुख उद्देश्य क्या? पानी को निकालना होता है, ठीक है। इसके बाद में जल निकास की अधिक आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर होती है चिकनी या भारी मृदा में। चिकनी क्या होती है? चिकनी में अधिकतर पानी फिसल जाता है, और भारी मृदा है वो सूखने में टाइम लेती है, तो अधिक यहाँ पर आवश्यकता यही होती है। और खपरेल विधि में 2 नालियों के बीच की दूरी भारी मृदा में रखते हैं, भारी मृदा में रखते हैं तो 25 मीटर होती है। इसके बाद भूक्षरण की संभावना कम रहती है, तो भूमिगत जल निकास में है भूक्षरण की, क्योंकि अगर एक ही जगह पानी रहेगा तो उसकी क्षमता थोड़ी घट जाती है, तो जल निकास एक बेहतर उपयोग है। जल निकास करने से भूमि का जल स्तर घटता है। हाँ, जल निकास का ये एक वो रहता है, ठीक है। जल निकास लाभदायक होता है तो उपरोक्त सभी में रहता है, जैसे मृदा की भौतिक दशा सुधारने में, भूक्षरण रोकने में, पानी का जमाव रोकने में, और उपरोक्त सभी है। प्राकृतिक प्रणाली में जल निकास नालियाँ होती हैं। जल निकास नालियाँ क्या होती है? खेत के ढाल की दिशा में। किधर होती हैं? अगर खेत का ढलान इस दिशा में है तो नालियाँ भी इसी दिशा में बनाई जानी चाहिए, ठीक है। जल निकास द्वारा खेत से निकाला जाता है तो स्वतंत्र जल ही निकाला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार। पहला चैप्टर है वो मत समझ लीजिए, ठीक है। रिक्त स्थान है यहाँ पर, यार ये टीम ने हाईलाइट नहीं किया मे भी, तो थोड़ा इस चैप्टर में मैनेज कर लेना, अपन थोड़ा अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। फालतू जल को खेतों से बाहर निकालना कहलाता है, तो यहाँ पे जल निकास कहलाता है। क्या कहलाता है? जल निकास। पानी में पूरी तरह से डूबी भूमि को यहाँ पे जलाक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? जलाक्रांति। मैं यहाँ पे सर्कल कर दे रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा। जल निकास का प्रमुख उद्देश्य फसलों की क्या बढ़ाना है? उपज बढ़ाना है, ठीक है। हमारे देश में जल निकास के लिए प्रायः पृष्ठीय जल निकास विधियाँ अपनाई जाती हैं। कौन सी? पृष्ठीय जल, ठीक है। अब इसके बाद में अपना आता है पृष्ठीय जल निकास विधियों को अपनाने से कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम होता है, ठीक है। जल निकास हेतु लकड़ी की सहायता से बनी नालियाँ पोल ड्रेन्स क्या कहलाती हैं? पोल ड्रेन्स कहलाती हैं, ठीक है। अधिक जल की उपस्थिति में पौधों की जड़ें छोटी मोटी एवं मसल हो जाती हैं। क्या? छोटी मोटी और मसल हो जाती हैं। सिंचाई और जल निकास की नालियों का ढाल एक दूसरे के विपरीत होता है। सिंचाई और जल निकास की नालियों का ढाल क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। खपरेल जल निकास नालियाँ जल निकास की एक महत्वपूर्ण भूमिगत विधि है। कौन सी? खपरेल। जल निकास से मृदा की जल अवशोषण तथा धारण शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। और इसके बाद सत्यासत्य आते हैं हमारे, तो यहाँ पर है कि समतल खेत में जल निकास की सर्वोत्तम विधि भूमिगत जल निकास है, सही बात है, ठीक है। इसके बाद खपरेल विधि में 2 नालियों के बीच की दूरी हल्की मृदा में 50 मीटर रखती है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। और चिकनी मृदा में जल अवशोषण की क्षमता बहुत कम होती है। हाँ, कम होती है, सही बात है। अतः ऐसी मृदा जल में निकास की आवश्यकता अधिक होती है। हाँ, सही बात है, ठीक है। और मृदा में जल की अधिकता से मृदा का तापमान संतुलित बना रहता है। नहीं यार, ये कौन से, तो ये असत्य होगा, सॉरी, सत्य है, तो गलत ही कह सकते हैं अपन इसको। जल निकास होने से खेतों में सभी कृषि क्रियाएं पिछड़ जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जल निकास की प्रमुख प्रणालियों की संख्या 2 है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी प्रणालियां हैं, ठीक है। अब इसके बाद नालियां खोदते समय प्राकृतिक ढाल का विशेष ध्यान रखें। हाँ, ये भी सत्य है, क्योंकि अगर मेरा खेत का ढलान इस साइड है तो मेरे को नालियां भी इसी साइड खोदनी है, ऐसा नहीं मैं इधर खोद रहा हूँ, ठीक है। अब सही जोड़ी यहाँ पर मिलाना है, तो सही जोड़ी देख लेते हैं अपन। पोल ड्रेन्स लकड़ी की जल निकास नालियाँ, भूक्षरण की कम संभावना तो जमीनी नालियाँ, भूमिगत जल निकास तो टाइल ड्रेन, भूमि से जल निकालना जल निकास हो जाएगा, भूमि को जल देना सिंचाई हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पर ये उत्तर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ओके, कैसे भाई? ठीक, ओके, ठीक है। एक शब्द में उत्तर आते हैं। जल निकास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अतिरिक्त जल को खेतों से बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है। इसके बाद किस प्रणाली में नालियां भूमि की प्राकृतिक ढाल के साथ साथ अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं? तो यहाँ पर प्राकृतिक प्रणाली हो जाएगी। अस्थायी जल निकास नालियां किस प्रकार के जल के निकास में बनाई जाती हैं? तो पृष्ठीय जल निकास में क्या होती है? बनाई जाती हैं। इसके बाद पोल जल निकास नालियां किन स्थानों पर बनाई जाती है? तो पोल जल निकास यानी लकड़ी की बहुतायत वाले स्थानों पर बनाई जाती है। जल निकास की अधिक समस्या वाले क्षेत्रों में कैसी नालियां? जल निकास की अधिक समस्या होती है वहाँ पर क्या होती है? स्थायी व पक्की नालियां। देखिए यहाँ पर पानी, सड़कों पर पानी बढ़ा है, अगर कोई सी भी नाली बना देंगे वो बह जाएगी, तो पक्की नालियां बनाना आवश्यकता है। अब इसके बाद पानी की अधिकता से निचलन द्वारा क्या नष्ट हो जाता है? तो यहाँ पर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे अर्ध बेलनाकार खपरेल व्यास कितना होता है? तो यहाँ 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अपने आते हैं अथु लागोत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जल निकास को परिभाषित करना है अपने को, तो कृषि भूमि से अतिरिक्त पानी को निकालने की व्यवस्था जल निकास कहलाती है। ये पृष्ठीय या भूमिगत हो सकती है और इससे फसल व जमीन की गुणवत्ता बनी रहती है। क्या होती है? बनी रहती है, ठीक है। जल निकास गुणांक किसे कहते हैं? जल निकास गुणांक है भूमि की वह क्षमता जिसमें 24 घंटे में कितनी जल पगडंडी से निकाली जा सकती है, उसे जल निकास गुणांक कहते हैं। मतलब कि एक पगडंडी से कितनी 24 घंटे में कितनी जल निकाली जा सकती है, ठीक है। जल निकास के 4 उद्देश्य लिखना है अपने को, तो जल भराव रोकना, ठीक है, मृदा संरचना सुधारना, पौधों की वृद्धि बढ़ाना, फसल उपज में वृद्धि। अगर मान के चलिए फसल में पानी भरा रह गया तो फसल वैसे भी खराब हो जाएगी। आपके खेतों में देखा होगा जो जहाँ पे झीलें बनी होती हैं वहाँ से फसल निकलती ही नहीं है,
ठीक है। पृष्ठीय जल निकास की कोई दो हानियां लिखना है, तो भूमि का कटाव, कृषि भूमि का क्षेत्रफल कम होना। ठीक है, पृष्ठीय जल निकास की। अब भूमिगत जल निकास की कोई दो हानियां लिखें। भूमिगत जल निकास की दो हानियां, लागत अधिक होती है और रखरखाव कठिन होता है। भूमि जल निकास की ये हानियां हैं। अब भूमि में अधिक जल एकत्रित होने की दो स्थितियां लिखी थी। तो भारी वर्षा के कारण जब पानी ज़्यादा गिरेगा तो भूमि इकट्ठा हो जाएगा। अति शुद्ध सिंचाई या अव्यवस्थित निकास, जो होती है ना, अव्यवस्थित निकास का कोई वो नहीं होता, तो उसमें भी पानी का जो स्थिर हो जाता है। अब इसके बाद में जल निकास की प्रणालियों के नाम लिखना है अपने को। तो पृष्ठीय कटआउट व स्थायी नालियां और भूमिगत टाइल स्टोन पाइप ड्रेन्स। ठीक है। अब यहाँ पता है 8वां क्वेश्चन है कि जल निकास एवं सिंचाई में तीन अंतर लिखना। जल निकास और सिंचाई में तीन अंतर। तो जल निकास व जल निकालना, जबकि सिंचाई जल देता है। जल निकास फसल के लिए सुविधा दे करता है, जबकि सिंचाई बढ़ावा जल निकास आवश्यकता पर किया जाता है, जबकि सिंचाई नियमित होती है। जल निकास एवं सिंचाई में तीन अंतर ये वाले हैं। तो यहाँ पे जबकि है वो डिफरेंस है। ठीक है। जल निकास जल निकालता है, सिंचाई जल देता है, जल निकास फसल के लिए सुविधा करता है, सिंचाई बढ़ावा ये देता है। ठीक है। अब जल निकास पर प्रभाव डालने वाले 5 कारक लिखना है अपने को। क्या लिखना है? 5 कारक लिखना है। मृदा प्रकार, वर्षा की तीव्रता, खेत की ढाल, फसल की प्रकृति, जल निकासी की प्रणाली। मृदा प्रकार, ठीक है, वर्षा की तीव्रता, जल निकास पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं। ठीक है। वर्षा की तीव्रता भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। खेत की ढाल भी इंपॉर्टेंट है, फसल की प्रकृति और जल निकास की प्रणाली। उस प्रणाली का नाम बताइए जिसमें मुख्य नाली खेत के बीच होती हैं। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल प्रणाली, जो खेत रहता है उसके बीच में नाली बनाई जाती है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल प्रणाली। अब यहाँ पे मृदा और फसल को जल निकास से होने वाले 4 लाभ बताइए। स्वस्थ जड़ें, रोगों में कमी, उपज वृद्धि और बेहतर मिट्टी। देखिए, अगर पानी भरा रहेगा तो उसकी जड़ें कमजोर होंगी, तो निकास हो जाएगा तो जड़ें भी स्वस्थ होंगी, रोगों में कमी होगी। पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास में अंतर स्पष्ट करना है। पृष्ठीय जल निकास सतही होता है और भूमिगत जल निकास जमीन के नीचे होता है। इसमें डायग्राम लगाने की जरूरत नहीं है, बट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं अपने। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहते हैं हमारी कि जल निकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जल निकास क्या है? तो जल निकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खेतों से अधिशेष या अनावश्यक जल को हटाया जाता है। देखिए, ये जल निकास, ये खेत में जो अनावश्यक पानी है उसको निकाला जाता है। ये जल वर्षा, सिंचाई या भूजल स्तर के बढ़ने से होता है। अधिक वर्षा से या फिर सिंचाई के रात में पानी मोटर चला के निकल गए और पानी भर गए, ऐसा देखते हैं आप। ठीक है। जल निकास का उद्देश्य मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखना और जल भराव से फसलों की रक्षा करना। ठीक है। जल निकास के द्वारा फसलों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और उपज में वृद्धि होती है। ठीक है। अब इसके बाद में जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है? जल निकास ऑब्वियस सी बात है, फसल को स्वच्छ रखना है। ठीक है। जल निकास की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल भराव से मिट्टी की वायु रुक जाती है। मिट्टी में जो वायु जानी होती है ना, वो रुक जाती है, जिससे पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं। अगर पानी भरा रहेगा तो पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं। ठीक है। अधिशेष जल मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है, इससे फसल उत्पादन घटता है। जल निकास भूमि को उपयोगी बनाता है और फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाता है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि जल निकास के प्रमुख लाभ क्या हैं। तो जल निकास के प्रमुख लाभ, ये जल भराव की समस्या समाप्त होती है। ये फसलों की जड़ों को वायु पोषक तत्व प्रदान करता है। इससे फसल की वृद्धि में तेजी आती है। क्या होती है? इससे फसल की वृद्धि में तेजी आती है और उपज बढ़ती है। जल निकास से मृदा की उर्वरता बनी रहती है और खेत में समय पर बुआई संभव हो जाती है। अब मान के चलिए आपके खेत में पानी भरा है तो वहाँ पर बुआई संभव ही नहीं है। अब अगर जल को हटा दिया अपन ने तो वो एक दो दिन में बुआई के लायक हो जाएगा। ठीक है। जल निकास की सतही विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो जल निकास की सतही विधियाँ हैं कि कटआउट नालियाँ, खुली नालियाँ, ढलवा खेत विधि और कूड़ विधि। ये विधियों में सतह पर जल को नालियों के माध्यम से खेत से बाहर निकाला जाए, नालियों के माध्यम से। ठीक है। सरल, सस्ती और जल्दी प्रभाव देने वाली होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद भूमिगत जल निकास की विधियों का वर्णन करें। तो यहाँ पर भूमिगत जल निकास में जल को भूमिगत नालियों से निकाला जाए। इसकी विधियाँ टाइल्स ड्रेन्स एक विधि है, पाइप ड्रेन्स, सैंड ड्रेन्स। इनमें टाइल या पाइप्स को भूमि के नीचे कुछ गहराई में बिछाया जाता है, ये टाइल और पाइप को, और जिससे अधिशेष जल इन पाइपों में जाकर बाहर निकल जाता है। ठीक है। पाइप लगा देंगे तो वैसे बाहर निकल जाए। जल निकास से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है। जल निकास मृदा की वायु, तापमान, पोषक संतुलन बनाए रखता है। इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है और पौधों की जड़ें स्वस्थ रहती हैं। जल भराव न होने से मृदा की संरचना अच्छी बनी रहती है। इससे लवणता और क्षारीयता की समस्या भी नहीं होती। अगर ये आप अपन जब पढ़ेंगे ना कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, तो उसमें ये आपको 2 वर्ड सुनने को अधिक मिलेंगे। तो ठीक है, ये वही है। ठीक है। अब इसके बाद में जल निकास की आवश्यकता किन क्षेत्रों में अधिक होती है? वैसे तो मैं बता दूं कि जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ, और सिंचाई ज़्यादा करते हैं वहाँ पे जरूरत है। बाकी अब क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। जल निकास की आवश्यकता उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ जल भराव, भारी मिट्टी, अधिक वर्षा या ये अधिक वर्षा वाला, ठीक है, समतल भूमि हो, विशेषतः काली मिट्टी। और अपने इधर जो है मध्य प्रदेश में जो अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है, कुछ अधिकतर। ठीक है। जल संग्रही क्षेत्रों और निचले इलाकों में जल निकास अत्यंत आवश्यक होता है। बिना जल निकास के ये क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त होते हैं। हो ही नहीं सकते भाई, जल जब तक भरा रहेगा कोई काम के नहीं। टाइल ड्रेन्स क्या है? ये एक विधि है पानी निकालने की, उसको पढ़ते हैं। ठीक है। टाइल ड्रेन्स भूमिगत जल निकास की एक विधि है जिसमें टाइल्स या मिट्टी की पाइपें भूमि के नीचे, याद रखिए भूमि के नीचे बिछाई जाती हैं। ये पाइपें जल को एकत्रित कर मुख्य नाली की ओर ले जाती हैं। इससे सतह पर जल भराव नहीं होता है और फसलों को उचित स्तर मिलता है। अब इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये खेत है,
इसके नीचे पाइप, यहाँ पे से अपनी नाली है और यहाँ से मैंने पाइप वगैरह बिछा दी है तो यहाँ पानी लाने के लिए, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे जल निकास में स्थायी और अस्थायी नालियाँ क्या होती हैं? स्थायी नालियाँ देखिए मैं सिंपल बता दें, स्थायी ये देखिए आपको रटना नहीं है, कॉमन सेंस अगर आपके पास है ना, स्थायी क्या है, परमानेंट हो जाएंगी, मतलब कि उनको अच्छी अवस्था के साथ और अस्थायी यानी कि हाँ बना दी यहाँ से पानी निकल जाए काफ़ी है। अब किताबी ज्ञान क्या कहता है वो पढ़ते हैं। स्थायी नालियाँ वर्षों तक उपयोग में लाई जाती हैं व्यवस्था के साथ है, ठीक है, पक्की या मिट्टी से बनी होती हैं। अस्थायी नालियाँ फसल विशेष के लिए अस्थायी रूप से बनाई जाती हैं, जैसे गन्ना या धान की फसल के लिए अस्थायी नालियाँ बनाई जाती हैं जो फसल कटने के बाद मिट्टी कर दी मिटा दी जाती हैं। ये देखा होगा आपने गन्ने के खेत में, यहाँ पर ये बरा, ये एक अच्छा वर्ड है, ठीक, बरा बनाना बोलते हैं जैसे अभी गाँव की लैंग्वेज में, जिनको नालियाँ ही बोलते हैं, ठीक है। जल निकास से जुड़ी समस्या क्या है? तो जल निकास की प्रमुख समस्या है निर्माण में उच्च लागत, ठीक है, भूमि की ढलान का अभाव, अनुचित योजना, कोई योजना भी नहीं है, किसान की जागरूकता की कमी, अब भाई उनको पता ही नहीं है। इन समस्या को दूर करने के लिए उचित तकनीकी जानकारी और सरकारी सहयोग आवश्यक है, भाई ये होना चाहिए। ये तो आई थिंक है भी नहीं है इतना, क्योंकि पढ़े लिखे, क्योंकि अगर सरकार को अगर पढ़े लिखे लोग मिल गए तो सरकार तो डूबी भैया, तो ठीक है ना, वो इतनी एफर्ट डालती भी नहीं है। अब दीर्घोत्तीय प्रश्न है जो कि अपने 15 लाइन्स के आसपास रहेंगे, ठीक है। तो जल निकास क्या है, इसकी आवश्यकता, प्रकार और लाभ स्पष्ट करना है। जल निकास वह प्रक्रिया है जिसमें खेत से अधिशेष जल को बाहर निकालना ताकि फसलें स्वस्थ रहें और उत्पादन अधिक हो। अब ये ना अपन और बहुत बार पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, तो पढ़ लीजिए ऐसे ही, ठीक है। ये जल सिंचाई, वर्षा या भूजल स्तर के कारण हो सकता है। जल भराव से फसलों की वृद्धि रुक जाती है, जड़ें सड़ जाती हैं और मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है। जल निकास की आवश्यकता क्योंकि जल भराव से बचाव हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मृदा की उर्वरकता बनाए रखना, फसलों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना और रोगों की रोकथाम। तो ये आपको मॉर्निंग में ही मिल जाएंगी। अभी तो अब मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मॉर्निंग में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। कल संडे है तो देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक ये 10 बजे के आसपास ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जल निकास के प्रकार हैं सतही जल निकास, भूमिगत जल निकास और मिश्रित जल निकास, ठीक है। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे अपन। जल निकास के लाभ, तो फसल उत्पादन में वृद्धि, समय पर बुआई, भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है और जल जनित रोगों की कमी। मुझे डायग्राम की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगे तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सतही जल निकास विधियों को समझाइए और चित्र द्वारा स्पष्ट करना। यहाँ पर चित्र की आवश्यकता है। आई थिंक इस पीडीएफ में टीम ने इंसर्ट नहीं किया होगा, मैं करवा दूंगा, जो आपको ग्रुप पे पीडीएफ द्वारा अपडेट करके मिल जाएगी, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये फिर मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। सतही जल निकास विधियों वे हैं जिनमें खेत की सतह पर ही जल निकासी की जाती है। इन विधियों से वर्षा या सिंचाई का अधिशेष जल आसानी से बाहर निकल जाता है। अधिशेष यानी अधिकांश कह सकते हैं इसको, अधिकांश मतलब ज़्यादातर, ठीक है। अब मुख्य सतही विधियाँ कौन कौन सी? कटआउट नालियाँ खेत की सीमा पर बनाई जाती हैं, ये अपनी खेत की सीमा होती है, यहाँ पर कटआउट नालियाँ बनाई जा सकती हैं। खुली नालियाँ खेत के माध्यम से पानी बाहर ले जाती हैं, ठीक है। और ढलवा खेती विधि, खेत की सतह को ढालदार बनाया जाता है, खेत की सतह कैसे ढालदार बनाया जाता है। अब इसके बाद में कूड़ विधि, तो यहाँ पे क्यारीदार विधि जिसमें जल स्वयं बहकर बाहर निकलता है। क्या होता है? जल स्वयं बहकर बाहर निकलता है। इसके बाद लागत कम, लाभ क्या है इसकी? लागत कम है, जल्दी निर्माण हो जाती है, रखरखाव सरल होता है और किसानों के लिए उपयोगी होती है। इसका चित्र मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमिगत जल निकास प्रणाली क्या है, इसकी विधियां समझाना है। जरूर नहीं है यहाँ पे अपन डाल रखा है, बाकी जरूर नहीं है यहाँ पे चित्र क्वेश्चन बोल रहा है वहीं पे डालेंगे, ठीक है। भूमिगत जल निकास यानी कि सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए अलग से पीडीएफ है, आप चाहें तो वैसे 150 में आपको दोनों एक्सेस करने को मिल जाएंगे, और इंग्लिश वाले अगर जल्दी आ जाते हैं, मतलब 10 मेरा टारगेट है 10 स्टूडेंट्स का अभी फिलहाल में, क्योंकि भाई इतने से ही चलाना पड़ेगा। 10 स्टूडेंट हिंदी के आए या फिर इंग्लिश के पहले आए तो उसी लैंग्वेज में ये कंटिन्यू करे जाएंगे। अगर इंग्लिश के आ जाते हैं तो मैं इंग्लिश में चैप्टर 1 से लेकर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है पाइप ड्रेनेज, तो यहाँ पर छिद्रयुक्त प्लास्टिक पाइप का उपयोग किया जाता है जो जल को आकर्षित कर मुख्य निकासी नालियों में भेजती है, ठीक है। सैंड ड्रेनेज क्या होता है? खाई में रेत भरकर जल के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है। ये सरल किंतु कम प्रभावी विधि है। जैसे कि ये गड्ढा है, इसमें अपन ने रेत डाल दी तो पानी निकल जाता है, लेकिन सरल है लेकिन कम प्रभावी रहता है क्योंकि रेत भी बह सकती है भाई। अब यहाँ पर फ्रेंच ड्रेन यानी क्या होता है कि इसमें गिट्टी और बजरी के बीच पाइप को दबाकर अधिशेष जल निकाला। ये आरसीसी बोल सकते हैं, आरसीसी की नालियाँ, ये गाँव में अधिकतर वर्ड फेमस होता है, या फिर पक्की नालियाँ बोल सकते हैं। अब लाभ क्या है कि फसलों की उपज में वृद्धि होती है, ठीक है। इसके बाद मिट्टी की उर्वरकता क्या होती है? बनी रहती है। इसके बाद जल भराव से राहत मिलती है और जड़ें स्वस्थ रहती हैं, ठीक है। ये अपने अब इसके बाद जल निकास की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है, विस्तार पूर्वक अपने को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जल निकास प्रणाली की आवश्यकता विशेष रूप से उन क्षेत्रों में होती है जहाँ भूमि में जल का भराव अत्यधिक होता है, जल जहाँ अधिक भरता है। आपने देखा आपके कुछ खेत ऐसे होंगे जिनमें जल ज़्यादा भरता है, तो वहाँ ये आवश्यकता है, ठीक है। इसके कारण मिट्टी की उर्वरकता घट जाती है, फसलें पीली पड़ने लगती हैं और उत्पादन में गिरावट आती है। जल निकास की आवश्यकता निम्नलिखित परिस्थितियों में होती है, जैसे भारी वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ सतही जल का जमाव हो जाता है। अब यहाँ पर होता है चिकनी मिट्टी वाली भूमि, तो इस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है जिससे जल भराव हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है नीची भूमि क्षेत्र मतलब कि ये थोड़ा ये आसपास के खेत हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं, ये नीचे है, ठीक है।
तो जहाँ प्राकृतिक रूप से जल नीचे नहीं जा पाता, ठहर जाता है, ठीक है। और सिंचाई के अधिक प्रयोग वाले क्षेत्र यानी अधिक सिंचाई करने से भूमिगत जल स्तर बढ़ता है, जिससे जल भराव होता है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर है ना धनिया की फसल है, धनिया समझते हैं ना, अब वहाँ पे सिंचाई ज़्यादा कर दी तो वो पानी भर जाएगा, क्योंकि उतनी ज़रूरत में भी नहीं है, ठीक है। नाली या जल निकास की अनुपस्थिति, ना तो कोई नाली है ना जल निकास की कोई व्यवस्था है, तो यदि खेतों में जल बाहर निकालने की नाली ना हो तो जल भराव समस्या बढ़ जाती है, बन जाती है। जल निकास की उपयोगिता से क्या लाभ है, यहाँ पर मिट्टी की हवा व नमी का संतुलन रहता है, पौधों की जड़ें सड़ती नहीं है, फसल की उत्पादकता बढ़ती है और भूमि लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा पांचवा क्वेश्चन कहता है कि जल निकास प्रणाली स्थापित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार पूर्वक अपन समझेंगे। तो जल निकास प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे स्थापित करते समय सभी आवश्यक बातों को ध्यान रखा जाए। यदि योजना, डिजाइन और निर्माण में कोई त्रुटि रह जाती है तो जल निकास प्रणाली विफल हो सकती है। जैसे घर बनाने के लिए कोई डिजाइन चाहिए रहता है, अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हो गई तो घर की पूरी स्थिति खराब हो जाती है। वैसे ही सेम यहाँ पे नालियों के लिए भी डिजाइन लगता है भाई, ऐसा नहीं है कि गड्ढे खोदे और बन गई, ऐसा नहीं होता। मुख्य बातों का विवरण है कि भूमि की प्राकृतिक और ढलान का अध्ययन। अब यहाँ पर ढलान इस साइड है, ठीक है, और आप नालियाँ इस साइड बना रहे हो, क्या मतलब निकलेगा। भूमि समतल या ढलानदार यह ज्ञात करना आवश्यक है ताकि जल प्रवाह की दिशा निर्धारित हो सके। मिट्टी का प्रकार, चिकनी या रेतीली मिट्टी में जल निकास प्रणाली का डिजाइन भिन्न होता है। चिकनी मिट्टी में जल धीरे धीरे बहता है, ठीक है। वर्षा की मात्रा, जल निकास की योजना वर्षा की औसत मात्रा के अनुसार बनानी चाहिए, ठीक है। जल भराव की गंभीरता, यह जानना आवश्यक है कि जल कितनी गहराई तक और कितने समय तक भरा रहता है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि बरसात हुई, यहाँ पे 1 महीने तक पानी भरा रहता है और हमने नालियाँ थोड़ी थोड़ी बनाती तो वो वैसे ही भरा रहेगा, तो ये जानना आवश्यक है ना भाई, ठीक है। फसलों का चयन, जल की आवश्यकता और सहनशीलता फसल के अनुसार होती है। धान और गेहूं के लिए जल प्रबंधन भिन्न होता है, ठीक है, क्योंकि इनको अधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्थानीय स्रोत और लागत, निर्माण सामग्री, श्रमिक और तकनीकी सहायता का स्थानीय उपलब्धता देखना जरूरी होता है। निकास जल का निकासन, निकाले गए जल को किस दिशा और किस साधन से बाहर ले जाना ये तय करना भी आवश्यक होता है। निष्कर्ष यहाँ पर यह कि उपरोक्त बातों को ध्यान रखकर यदि जल निकास प्रणाली बनाई जाए तो लंबे समय तक प्रभावी और लाभदायक सिद्ध होती है। छठा क्वेश्चन कहता है हमारा कि जल निकास प्रणाली का कृषि उत्पादन में किसान की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जल निकास प्रणाली का सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन, किसान की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। यदि खेतों में जल भराव रहता है तो फसलें खराब हो जाती हैं, किसान को घाटा होता है। जल निकास प्रणाली इस समस्या को हल करती है। अब यहाँ पर मुख्य प्रभाव होता है कि फसल उत्पादन में वृद्धि, जल भराव खत्म होने से पौधों की वृद्धि बेहतर होती है और पैदावार बढ़ती है। इसके बाद में यहाँ पर उर्वरकता में सुधार, जल के कारण मिट्टी को पोषक तत्व क्षमता नष्ट नहीं होती है और उसकी संरक्षण बनी रहती है, ठीक है ना। फसलों की विविधता, जल निकासी की सुविधा होने पर किसान विभिन्न प्रकार की फसलें ले सकता है। अब मान के चलिए अब पानी है तो धान ले लो, पानी नहीं है तो गेहूँ नहीं, चना या धना ले लो। इस तरह की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। आजकल तो कोई नहीं देखता यार ये सब चीज़ें, बट किताबी ज्ञान पढ़ लेते हैं अगर आप आगे चल के खेती करते हैं तो। सही जल निकासी से मिट्टी का कटाव और क्षरण नहीं होता है, ठीक है। किसान की आय में वृद्धि होती है, बेहतर उत्पादन और विविध फसलों के कारण किसान की आमदनी बढ़ती है। लंबी अवधि की योजना, जल भराव की चिंता ना रहे तो किसान दीर्घकालीन कृषि योजना बना सकता है। अब मान के चलिए खेत में पानी भर जाएगा तो मैंने योजना किसी और चीज़ की बनाई थी और यहाँ पर अब करना कुछ और पड़ रहा है तो वो उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। जल निकासी होने पर फसलों पर रोग या फफूंद कम लगती है, जिससे कीटनाशक आदि पर खर्च कम होता है, ठीक है। निष्कर्ष है कि जल निकास प्रणाली के माध्यम से किसानों का जमीन स्तर सुधरता है, वह आत्मनिर्भर बनता है। यह एक दीर्घकालीन कृषि सुधार प्रणाली है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर रैप होता है भाई। फर्स्ट चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। और इसकी पीडीएफ्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में। कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, पेमेंट करिए और ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। अभी स्टार्टिंग है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। 12th वालों के लिए अपन और फोकस करेंगे क्योंकि 12th बोर्ड्स का रहता है, ठीक है। 11th वालों के लिए कम नहीं रहेगा, बट उनके लिए अपन वेल सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे, बट आपके लिए ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ को समझें, गंभीरता को समझें इस बात की, और ज्वाइन करें जल्दी जल्दी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। ये श्रद्धा दीदी का डायलॉग है, ओके।